अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और ITR 3 फाइल करते हैं तो अब आपके लिए एक नियम में थोड़ा सा बदलाव आया है जो कहता है कि आपको अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट 45 दिन के अंदर करनी होगी। आपके ऐसे जितने भी क्रेडिटर्स हैं जो MSME हैं, यानी जिनके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, उनका आपको 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपको डिडक्शन क्लेम नहीं होगा, और इन शॉर्ट हो सकता है इस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करनी पड़े। क्या एग्जैक्टली रूल है, क्या बदलाव हुए हैं, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बजट 23 में आए हुए चेंज की वजह से कर रहे हैं। बजट 23 में सेक्शन 43B में एक क्लॉज ऐड हुआ, क्लॉज एच। ये क्लॉज एच कहता है कि आपने अगर किसी भी MSME को पेमेंट 45 दिन से ज्यादा समय के बाद की है तो वो पेमेंट आपको डिडक्शन अलाउ होगा ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। यानी कि अगर 31 मार्च को जिस समय आपकी बैलेंस शीट बनेगी उस समय तक वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, 45 दिन से ज्यादा से आउटस्टैंडिंग है, तो आपको उस साल वो डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। वो क्लेम होगा फिर आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे। इसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपने जितनी भी परचेजेस की हैं 1 अप्रैल के बाद से, मैं 1 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 23 के बाद से आपने जितनी भी MSME से पेमेंट परचेजेस की हैं, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की, उनका पेमेंट आप 31 मार्च तक कर दीजिए, तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप खुद MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आपके क्रेडिटर्स का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, आपको अपने डेटर्स का भी ध्यान रखना है, यानी उनसे पेमेंट आप ले लीजिए। तो ये दोनों तरीके से है, केवल देने की बात नहीं है, लेने की भी बात है, अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो। अब उसको लेकर दो तीन क्वेश्चंस हैं और दो तीन एक मन में सवाल आते हैं। सबसे पहली बात तो सर, ये जो एक्ट है या ये जो नया रूल है, ये नया ऐसा क्यों लाया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये रूल नया नहीं है, ये रूल थोड़ा पुराना है। ये 2006 का MSME डेवलपमेंट एक्ट है जो कहता है कि अगर आपने किसी भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से परचेजेस की है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं वो होती हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के विद इन होता है, तो आपने अगर इनसे कुछ भी सामान परचेज किया तो आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर इनका पेमेंट करना होगा। ड्यू डेट क्या होती है सर? देखिए, ड्यू डेट होती है अगर आपका एग्रीमेंट है आपस में तो एग्रीमेंट वाली डेट, और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो डिलीवरी के 15 दिन। अब अगर आपका एग्रीमेंट है, और यूजुअली ऐसा होता है कि ट्रेड में 3 महीने का या 6 महीने का क्रेडिट दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये रूल जो है थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है जो कहता है कि अगर आपका एग्रीमेंट है तो भी वो ड्यू डेट 45 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। अब ये 45 दिन कब से काउंट होंगे? ये होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे मालूम पड़ेगा? तो जनरली हमें मालूम पड़ जाएगा ई वे बिल की डेट से। देखिए, ये जो 45 डेज काउंट होने हैं ये परचेज डेट से नहीं होने, यानी आपका बिल किस दिन का है उससे कोई हमें मतलब नहीं है, आपका ड्यू डेट से 45 डेज काउंट करने हैं। यानी अगर आपने सामान की डिलीवरी ली है और जिस दिन डिलीवरी आपने ले ली उस दिन सामान समझ लिया जाता है कि वो आपने एक्सेप्ट उसको कर लिया। अगर आपने उसके 15 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो, अगर आपने सामान रिसीव करने के 15 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया सामान की क्वालिटी को लेके या किसी और बात को लेके, तो जब आप वो ऑब्जेक्शन सॉल्व हो गई, क्वेरी सॉल्व हो गई, उसको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर आपने उसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा तो जिस दिन आपको डिलीवरी हुई वो सामान आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो डीम्ड एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस का जो भी डेट होगा उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है अपनी MSME पार्टी का। ये जो आपको पेमेंट करना होगा ये विद इन 45 डेज करना होगा। अगर आप विद इन 45 डेज नहीं करते तो अभी तक जो कंडीशन थी वो ये थी कि इसमें केवल इंटरेस्ट चार्जेबल था। यूजुअली वो ऑन कंप्लेंट बेसिस होता है, तो ऐसे में लोग कंप्लेन अगर नहीं करते थे तो आपके ऊपर कोई कंप्लेन की कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होती थी, और इसलिए इसको लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन अब कंडीशन ये आ गई है कि इसको इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है, सेक्शन 43B(H) में। सेक्शन 43B पुराना नहीं है, सेक्शन 43B जो है वो नया सेक्शन है, और मैं इसके क्लॉज एच की बात कर रहा हूँ।
क्लॉज एच जो है वो इसी साल लाया गया, जो ये कहता है कि अगर आपने पेमेंट 45 डेज के बाद या जो भी ड्यू डेट है उसके बाद की है तो आपको अलाउ होगी ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अब इसका बहुत शॉर्ट में समझते हैं, इसका हमें इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। देखिए मान लीजिए इस साल हम आपकी बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहे हैं और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपकी सेल्स है, कुछ आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ आपकी परचेजेस होंगी, कुछ आपके एक्सपेंसेस होंगे, ये आपका जीपी रहेगा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। इसके बाद आपका P&L अकाउंट बनेगा और यहाँ पे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ये आपकी पीजीबीपी इनकम बनेगा। राइट। मान लीजिए आपकी सेल्स 2 CR, आपका ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 25 lakhs, परचेज आपकी 1.5 CR और क्लोजिंग स्टॉक भी आपका मान लीजिए 25 lakhs का। तो जीपी आ गया आपका 50 lakhs का, 50 lakhs का। ऑफिस एक्सपेंस अज्यूम करते हैं आपके पास 30 लाख के, और नेट प्रॉफिट आपका आ गया 20 लाख का, 20 lakhs का। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट आ गया यही आपकी पीजीबीपी इनकम होती है और इस पे आप टैक्स पे करते हैं। अब कंडीशन ये बनेगी कि इतना करने के बाद अब चला जाएगा आपकी बैलेंस शीट की तरफ। तो आपकी बैलेंस शीट में देखा जाएगा कि क्रेडिटर्स की लिस्ट क्या कहती है, पेबल्स की लिस्ट क्या कहती है। तो लेट्स सपोज आपकी बैलेंस शीट में पेबल्स मान लीजिए 60 lakhs के। अब ये पेबल्स में ये देखा जाएगा सबसे पहले कि एमएसएमई रजिस्टर्ड कौन से हैं, और एमएसएमई रजिस्टर्ड आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे एक डिक्लेरेशन लेना है कि आप प्लीज बताइए क्या आप एमएसएमई में उद्यम रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। और अगर उद्यम रजिस्टर्ड भी हैं आप, तो क्या आप माइक्रो और स्मॉल की कंडीशन में आते हैं। मीडियम की कैटेगरी वाले इसमें नहीं आएंगे। मीडियम कैटेगरी तब होती है जब टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में होता है। तो आपके ऐसे जितने भी सप्लायर्स हैं जो जिनका टर्नओवर 50 CR से कम है, वो सारे एमएसएमई के इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। उनके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो आप उनसे पूछिए कि क्या आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है। एक डिक्लेरेशन के थ्रू आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है। अगर उनके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो उस केस में आपको उनका पेमेंट 31 मार्च से पहले पहले करना पड़ेगा। अगर आपने 31 मार्च तक उनका पेमेंट नहीं किया, और ये मैं केवल परचेज क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा, ये सारे पेबल्स के लिए आती है। जितने भी आपके पेबल्स हैं, पेबल फॉर एक्सपेंसेस ऑल्सो, पेबल फॉर एनीथिंग, तो आपके ऐसे जितने भी पेबल्स हैं उन सारे पेबल्स पे आपको पेमेंट 31 मार्च से पहले पहले करना होगा, जिससे कि वो आपकी इनकम में ऐड ना हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे एमएसएमई रजिस्टर्ड इन ये जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से 50 lakhs आपके एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और मेरी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। अब इन 50 lakhs में से हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि कितने बिल आपके 15 फरवरी से पुराने हैं, 15 फरवरी 24 से पुराने, ये मुझे देखना होगा। और 15 फरवरी से कितने पुराने, ज्यादा पुराने नहीं, 1 अप्रैल 23 से लेकर। तो आपके 1 अप्रैल 23 से लेकर 15 फरवरी 24 तक के जितने भी बिल आपके अनपेड हैं एज ऑन 31 मार्च, लेट सपोज ये अमाउंट आती है आपकी 20 lakhs और ये अमाउंट आ गई आपकी 30 lakhs बाकी जो है। तो ये 20 lakhs का जो आपका आउटस्टैंडिंग है, ये आपकी यहां पर नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट से मतलब आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, और आपकी पीजीबीपी इनकम हो जाएगी 40 lakhs, 40 लाख। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो प्लीज इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी आपके एमएसएमई रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उन सबका पेमेंट 31 मार्च से पहले पहले कर दीजिए। अब देखिए ये दो पहलू होते हैं इसके, केवल आपको पेमेंट करना है ऐसा नहीं है।
अगर आप खुद के पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है, आप माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में आते हैं, यानी आपका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, तो इसका मतलब कि आप अपने डेटर को कहिए कि प्लीज हमारा भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दीजिए। आपको अपने डेटर से बोलना है कि प्लीज हमारा पेमेंट आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दीजिए, ताकि आप आगे पेमेंट कर पाए। और डेटर को भी ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उनको अदरवाइज डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। तो देखिए, केवल आप पर आके ऐसा बॉटलनेक हो रहा है ये नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड जो आपके रिटेलर है वहां तक पहुंचेगी। तो किसी एक को परेशान करने के लिए नहीं है ये लॉ। ये जो रूल है ये एक्चुअल में मार्केट में जो पेमेंट का फ्लो है उसको सुधारने के लिए है। तो मेरा इसमें सजेशन ये है कि हम इसके काट ढूंढने की बजाय, या इसके किस तरीके से इस रूल को अवॉइड किया जा सकता है उसको ढूंढने की बजाय, अगर हम एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट करें तो सभी के लिए पेमेंट्स जो है बहुत इजीली मैनेज हो पाएंगे। जब आपको मिलेगा तो आप पे भी कर पाएंगे। देखिए, एक तरफा तो कहीं नहीं होता, अगर आपको मिला नहीं तो आपसे पेमेंट करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसीलिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप पेमेंट लीजिए और आगे प्रोसेस कीजिए। तो ये इससे मार्केट में फ्लो भी बहुत अच्छा बनेगा। अब ये वाला जो रूल है ये ज्यादातर सबके ऊपर एप्लीकेबल है। एक दो कंडीशन है जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये डिडक्शन आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं तो। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और ITR 4 फाइल करते हैं, यानी आप प्रिजम्पटिव इनकम शो करते हैं, तो फिर आपको इस डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्रेडिटर का पेमेंट रोक के रख सकते हैं। आपको भी उनका पेमेंट टाइम से करना होगा। आप इनकम टैक्स के सेक्शन 43B(H) के तहत भले ही ना आए, लेकिन इन एनी केस आप MSMED एक्ट के अंदर तो आ ही जाएंगे। और ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि लोग अब इसके बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। तो अगर आपका पेमेंट टर्म्स इससे ज्यादा होता है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक है। तो इसीलिए अपना पेमेंट जो है वो आपको टाइम से करना भी है, टाइम से लेना भी है, और मार्केट में फ्लो बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना होगा। ये मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं क्योंकि अब ये वाला रूल स्पेसिफिकली ऑडिट क्लाइंट्स में, ये 3CD में रिपोर्टिंग इसकी चालू हो जाने की पूरी संभावना है। अभी तक 3CD में 43B पे वैसे भी क्लॉज की रिपोर्टिंग होती थी, जो कि हम करते भी थे। और खास बात ये थी, जो इस क्लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कि वहां जितने भी क्लॉजेस हैं उन सारे क्लॉजेस के लिए प्रोविजो था वो एप्लीकेबल था। प्रोविजो ये कहता था कि अगर आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, ITR फाइल की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दीजिए। यानी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट आपकी 31 अक्टूबर होती थी, आप 31 अक्टूबर तक उसका पेमेंट कर दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रोविजो इस वाले क्लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं। यानी अगर आपने 31 मार्च को पेमेंट नहीं करा है, 31 मार्च को आपके क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग खड़े हैं, तो फिर आप 31 मार्च के बाद भी कर दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस साल के लिए। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आपने 31 मार्च 24 तक पेमेंट नहीं किया, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको इसका डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। आप 24-25 में अगर इसका पेमेंट करते हैं तो 24-25 में जाके आपको डिडक्शन क्लेम होगा। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी हमारे लिए हो गया है। तो ये MSME एक्ट था। इसमें दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि जो डिक्लेरेशन है वो आपको देना भी है और लेना भी है। डिक्लेरेशन आपको अपने डेटर्स को देना है और क्रेडिटर्स से लेना है। क्या फॉर्मेटिंग होगी, आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ फॉर्मेटिंग भी शेयर करूंगा। क्या इसको फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा। दूसरा, अपने डेटर्स की क्रेडिटर्स की सॉर्टिंग कैसे करनी है वो भी प्लीज आप उसके लिए देखिए। तो आपके जो भी टैक्स कंसल्टेंट होंगे, या आप हमसे इसको कंसल्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। और ये जो एक्ट है, ये जो रूल है, इसका इंप्लीमेंटेशन कराना ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में मैं अगेन समराइज करता हूं कि 31 मार्च 2024 को आपके जितने भी क्रेडिटर्स थे, जिनका आपने 15 फरवरी से पहले आपकी परचेज थी और डिलीवरी थी, इनफैक्ट 15 फरवरी 2024 से पहले आपने जिन जिनकी डिलीवरी ले ली, ऑब्जेक्शन उसमें कोई रेज करा नहीं आपने, उन सबकी पेमेंट आप 31 मार्च तक क्लियर कर दीजिए। ये क्लॉज ओपनिंग बैलेंसेस पर लागू नहीं होता। यानी 1 अप्रैल 2023 को आपका जो ओपनिंग बैलेंस था, यानी पुराना कोई आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है, उस पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ये क्लॉज एप्लीकेबल केवल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक के बीच में जो आपने परचेजेस की हैं, जो डिलीवरीज ली हैं, उन पे है। उनका पेमेंट आपको 31 मार्च तक कर देना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।